लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, एक एग्जाम्पल हम देख रहे थे, तो अभी उसी एग्जाम्पल को देखेंगे। ये एक मास है। ये मास जो है ये छत से हैंग कर रहा था, छत से लटका हुआ था। और इस मास में मान लेते हैं यहाँ टेंशन T1 है। ये रस्सी से दोनों से बंधा हुआ है, दो रस्सी से बंधा हुआ है छत से। तो मान लेते हैं यहाँ रस्सी में टेंशन T2 है। ये एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे एंगल ये 30 डिग्री। अब हमको जो T1 और T2 फाइंड करना है। फाइंड T1 एंड T2। इसको कैसे करेंगे? इसका पहले तो हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या है? कंडीशन एक बार देख लेते हैं। कंडीशन बोल रहे हैं कि मास रुका हुआ है, दोनों रस्सी के सहारे टंगा हुआ है, मतलब रुका है अपनी जगह पे। रुका है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब एफ नेट, जो नेट फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, उनका समेशन 0 होना चाहिए, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि मास अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये मोशन करता किधर, किसी न किसी साइड में। एक जगह रुका है मीन्स इक्विलिब्रियम में है, उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू 0 होगा और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम यहाँ से मास को उठाते हैं, उसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मास का मान लेते हैं, ये हमारा मास m है, ठीक है। और यहाँ पे एक इसका जो है रस्सी का टेंशन यहाँ से लग रहा था T1 और इधर साइड लग रहा था T2। यहाँ पे लिख देते हैं, ये T1 यहाँ लग रहा है, ये T2 लग रहा है रस्सी का फोर्स, और नीचे की तरफ लगेगा mg, ये मास m है। और यहाँ पर एक x एक्सिस दिखा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब हमको कंपोनेंट पहले करना पड़ेगा। कंपोनेंट करेंगे तभी एक्स डायरेक्शन में कुल फोर्स टोटल जितना निकाल पाएंगे और वाई डायरेक्शन में निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम इसका कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट करने के लिए हम पहले एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं और उस पर फोर्स दिखाते हैं। सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो हमारा फोर्स लग रहा था वो एक टेंशन T1 लग रहा था यहाँ पे, और एक फोर्स इधर लग रहा था, और mg यहाँ नीचे की साइड लग रहा था। ये mg था, ये T1 था और ये T2 था। ये एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल 60 डिग्री था, ठीक है। अब इसका अगर कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट करना हम पहले भी बता चुके हैं। अगर इसका कंपोनेंट करेंगे, मान लिया T1 का करते हैं, तो T1 का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा, ये आएगा T1 cos 30 आएगा, T1 cos 30 आएगा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा T1 का, वो हो जाएगा T1 sin 30, ठीक है। mg तो पूरा नीचे की साइड है, वो नीचे ही रहेगा, ये mg ही रहेगा। और जो T2 का कंपोनेंट है, T2 का कंपोनेंट बनाते हैं। T2 का जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा वो इधर आएगा, क्योंकि T2 इधर साइड है ना। इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा T2 cos 60, और T2 का जो ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट है उसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी T2 sin 60। तो हम यहाँ से लिखते हैं x डायरेक्शन में नेट फोर्स और y डायरेक्शन में नेट फोर्स, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, T1 cos 30 वो प्लस x में है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं T1 cos 30 और प्लस जो T2 का कंपोनेंट है वो माइनस x में है, तो उसको जो है हम माइनस के साइन के साथ लिखते हैं T2 cos 60। और y डायरेक्शन में क्या होगा, एफ वाई इज इक्वल टू
तो T1 का y डायरेक्शन में प्लस वाई में कौन कौन है, T1 का एक कंपोनेंट है और T2 का भी है, और mg माइनस वाई में। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस T1 साइन 30 प्लस वाई में है ये, और प्लस T2 प्लस में आएगा साइन 60, ये प्लस वाई में है, और प्लस mg जो होगा वो माइनस में होगा, वो नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम f दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, सिग्मा fx इक्वल टू 0 हो जाएगा और सिग्मा fy इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये सिग्मा है, सिग्मा मीन्स समेसन, ये समेसन है। तो इसको रखने से क्या आएगा, T1 cos 30 माइनस T2 cos 60 इक्वल टू 0 आया, और दूसरे में आएगा T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 60 माइनस mg इक्वल टू 0 आया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं ये इक्वेशन यहाँ पे, इसको 1 मान लेते हैं और इसको जो है 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी 1 वाला इक्वेशन ही है और ये 2 वाला इक्वेशन है। तो 1 वाले से हमारा क्या आएगा, T1 आएगा T2 बाई रूट 3 आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, cos 30 sin 30 cos 60 का मान रखना है बस, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आया। अब इसके बाद इसको हम T2 में रखेंगे, वो सॉरी सेकंड इक्वेशन में, जो हमारी जो वैल्यू आई T1 की, जो T1 की वैल्यू आई T2 अपॉन रूट 3, इसको हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, पुट इन 2 उसमें रखेंगे, तो हमारा T2 का वहाँ से वैल्यू आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें साइन 30 और साइन 60 का वैल्यू ही रखना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से जो T2 आता है वो आता है mg रूट 3 बाई 2 आता है, और जो T1 आ जाएगा वो आ जाएगा mg बाई 2। तो ये इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कोई मास है, पार्टिकल है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसका एक एप्लीकेशन हो गया ये। इसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन जब दो सरफेस एक दूसरे में रिलेटिव मोशन करते हैं, दो सरफेस एक के ऊपर एक जब चलने की कोशिश करता है तो एक सरफेस दूसरे को रोकता है, रिलेटिव मोशन से रोकता है, चलने ना पाए, तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और उसको हम लिख देते हैं फोर्स रेसिस्टिंग द रिलेटिव मोशन, force resisting the relative motion of surfaces against each other। दोनों सरफेस एक दूसरे पर ऐसा फोर्स लगाएंगे कि दोनों का मोशन रुके, दोनों का रिलेटिव मोशन ना हो। तो इसको हम फिगर से भी दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये सरफेस है, यहाँ पे इस पे एक मास m रखा हुआ है। ठीक है, ये मास m है, इस पे हम F फोर्स लगा रहे हैं, ये इसको हम अप्लाइड लिख देते हैं, अप्लाइड फोर्स है हमारे पास। ठीक है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। और एक और फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक और फिगर बनाते हैं, मास m है, ये अप्लाइड फोर्स है। अभी बताते हैं दूसरा फिगर क्यों बना है। ये अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको Fk से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये Fs और Fk क्यों दिखाए हैं, Fs हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, जब हमारा बॉडी मोशन में नहीं है, यहाँ पर बॉडी क्या है, रेस्ट में है, मतलब जब हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा सा धक्का देने से ऑब्जेक्ट नहीं चलता है आगे, रुका ही रहता है।
एक लिमिट आता है जब हम उससे ज़्यादा धक्का देते हैं, उससे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तभी ऑब्जेक्ट वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ता है उसके पहले जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसी कारण से हमने यहाँ पर Fs लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको लिख देते हैं। Fs क्या है हमारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? बॉडी अभी रेस्ट में है, बॉडी इन रेस्ट में है, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे एफ के हमने लिखा, एफ के मतलब हो गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हमारा अप्लाइड फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो मास एम जो है वो आगे चलने लगेगा, ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, गति करने लगेगा। तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसलिए हमने एफ के से दिखाया, के मतलब काइनेटिक। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ क्या है हमारे पास? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, बॉडी इन मोशन। बॉडी कैसा है? मोशन में है। और यहाँ पर फ्रिक्शन का एक बार हम इसको सरफेस दिखा देते हैं, सरफेस में कैसे लगता है। मान लेते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस था, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है और जो ऑब्जेक्ट था, अब थोड़ा सा हम ऊपर उठा के दिखाते हैं मास को, इसका सरफेस को अलग दिखाना है हमको इसीलिए। ठीक है, ये मास एम है, जो मास है ये इसका नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, ये मास एम है और ये ग्राउंड सरफेस है। तो अगर जब हम इस पे अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा? देखिए, ये जो मास एम है ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। तो ग्राउंड है ये इसको रोकेगा, रोकेगा तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। इस सरफेस पे जो है इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस सरफेस पर भी उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस सरफेस पर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सेम ही फोर्स लगेगा, Fs। तो Fs जो है ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये जमीन मास पे लगा रहा है, मास जमीन पे लगा रहा है, दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को रोक रहे हैं। दोनों सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम नहीं लगता है, वो बढ़ता है धीरे धीरे। जो अप्लाइड फोर्स है उसके साथ बढ़ता है, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाता और उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तभी बॉडी या मास आगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि जब हमारे पास एफ अप्लाइड फोर्स, जो हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, ये इक्वल टू 0 है, मतलब हम कोई फोर्स मास पे नहीं लग रहा है, तो उस समय जो होगा Fs जो होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 0 होगा। नो अप्लाइड फोर्स, देन नो फ्रिक्शन फोर्स, नो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, नो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा उस कंडीशन में। और जो एफ नेट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हम एफ अप्लाइड की वैल्यू बढ़ाते हैं, जब हम जो अप्लाइड फोर्स है उसकी जो वैल्यू है हम उसको बढ़ाते हैं, मान उसको इंक्रीज करते हैं, फोर्स धीरे धीरे लगाने लगते हैं। मान लेते हैं कि शुरू में जो फोर्स लग रहा है वो 0 न्यूटन है, उसके बाद आधा न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज करेगा और एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा। लिख देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन will increase up to a limit when applied force
इंक्रीजेस, मतलब कि जब हमारा अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा। अब वो लिमिट क्या है, जो इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है, यहाँ पर लिख देते हैं एफ एस मैक्स। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसको बोलते हैं म्यू एस एन, मीन्स यही इसका जो है लिमिटिंग वैल्यू है, इसको बोलते हैं इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, इतना मैक्सिमम बढ़ेगा, और जब अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं आगे, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है when F जब F अप्लाइड जो है इज ग्रेटर देन एफ एस, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी विल बिगिन टू मूव, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, विल बिगिन टू मूव। क्यों आगे बढ़ने लगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फार्मूला लिख सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है, जो एफ एस मैक्स हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ एस मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी म्यू एस एन, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू एस एन के बराबर है या फिर उससे कम रहता है। जब मैक्सिमम वैल्यू की नहीं बात कर रहे हैं, जो एनी टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो एफ एस की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो म्यू एस एन के बराबर है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एस एन के बराबर नहीं है। जब अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, अप्लाइड फोर्स वन हुआ फ्रिक्शन फोर्स वन हुआ, अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ रहा फ्रिक्शन फोर्स हमारा बढ़ रहा है, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है कि म्यू एस एन जो है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बराबर या उससे कम रह रहा है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई बोलता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू एस एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो म्यू एस है, म्यू एस क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है और एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है एफ एस मैक्स जो है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है, तो वहाँ से जो आया है एफ एस मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू आया था वो म्यू एस एन के बराबर आया। तो म्यू एस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको ऐसे भी बोलते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, एफ अप्लाइड जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस एन हो गया। ठीक है, या फिर चलो यही लिख देते हैं, या फिर एफ एस मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा था बॉडी विल बिगिन टू मूव, ऑब्जेक्ट हमारा चलने लगेगा, बॉडी आगे बढ़ने लगेगा। और उस कंडीशन में जब चलने लगा, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मास m है, यहाँ पर F अप्लाइड फोर्स है हमारे पास। ठीक है, और ये बॉडी अभी मोशन में आ गया है, मोशन में आ गया है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो एफ के बोल सकते हैं। ठीक है, उतना ही ज़मीन पर लगेगा एफ के। ठीक है, तो ये मोशन में आ गया, यहाँ पर एफ के क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा।
या फिर इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली एक पाया गया कि जब बॉडी जिस समय रेस्ट में रहती है और उसके बाद जब मोशन होने लगता है, जब चलने लगती है बॉडी, तो चलती है तो उसमें फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ घट जाता है। मतलब कि जो फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, जैसे एम ऑब्जेक्ट को हम पहले धक्का दे रहे थे, तो जब हम जिस समय म्यू एस एन के बराबर हमने धक्का दे दिया, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये इक्वल टू नहीं होगा। जब इससे ज़्यादा फोर्स होगा तभी चलेगा, इक्वल टू में भी नहीं चलेगा। ठीक है, इक्वल टू हमने गलत लिख दिया था। हाँ, तो जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और जब ये अप्लाइड फोर्स म्यू एस एन से जस्ट ज़्यादा हुआ तो बॉडी चलना चालू हुआ। तो जैसे ही चलना चालू होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा था मैक्सिमम के बराबर लग रहा था, और जैसे ही चलना चालू होगा फ्रिक्शन फोर्स घटेगा कुछ वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स जो है घट जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। when relative motion starts, जब रिलेटिव मोशन चालू हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स decreases from Fs max, decreases from Fs मैक्सिमम जो वैल्यू था, या फिर इसको इक्वल टू म्यू एस एन जो था मैक्सिमम वैल्यू था उससे कुछ कम हो जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है एफ के, उसको हम लिख सकते हैं इसका म्यू के एन। ये भी नॉर्मल रिएक्शन के ही प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे म्यू के है, म्यू के बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक म्यू एस और म्यू एन का डिपेंडेंसी देखना है, और इसका एक वो देखना है ग्राफ कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे वेरी करता है। तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने वहाँ पे लिखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन जो था एफ एस मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू था वो था म्यू एस एन था। तो म्यू एस जो होता है, म्यू एस किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस कांटेक्ट में उनका नेचर कैसा है उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद में जो एफ एस मैक्स है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, वो किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, फार्मूला में भी है, डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, अब जो म्यू एस होगा वो दो सरफेस अगर हैं, मटेरियल हैं, वो नेचर ऑफ सरफेस डिपेंड करता है। तो दो सरफेस है उनके लिए म्यू एस कॉन्स्टेंट ही रहेगा। मटेरियल जब चेंज होगा, कोई और ऑब्जेक्ट आएगा, उसका अलग टाइप का सरफेस होगा, तो फिर म्यू एस चेंज होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो म्यू एस का वैल्यू है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, जनरली म्यू एस का जो वैल्यू है वो मटेरियल जब चेंज होता है तो म्यू एस भी चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पर एफ एस जो मैक्सिमम वैल्यू है ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये भी लिख देते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सरफेस है उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब इसी तरीके से जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन बोल सकते हैं, यही फार्मूला था यहाँ पे। तो जो म्यू के होता है वो भी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ सरफेस। और जो एफ के है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एफ एस मैक्स है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो जीरो से जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है। जब मोशन होने लगता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता रहता है, लगभग उतना ही रहता है, बहुत कम वेरिएशन होता है। और वेलोसिटी जब बहुत चेंज होती है तो थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन वो बहुत कम चेंज होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ के जो होता है वो नियरली इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के। क्या बोलते हैं इसको? एफ के इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। नियरली इंडिपेंडेंट मतलब जब ज़्यादा चेंज होगा, थोड़ा बहुत बहुत माइनर चेंज होता है काइनेटिक फ्रिक्शन में, और जनरली कम चेंज में वेलोसिटी के काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये भी एफ के किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। और ये भी सरफेस पर एरिया जो है, सरफेस एरिया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसके बाद हम फ्रिक्शन का ग्राफ देखते हैं। फ्रिक्शन का ग्राफ कैसा होता है, इसके पहले एक बार हम बता देते हैं जो हम लोग समझ चुके हैं कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट था हमारे पास, एक बार हम ऑब्जेक्ट यहाँ से फिर से बना लेते हैं क्योंकि ग्राफ बनाने में भी ज़रूरत पड़ेगा इसमें, है ना। मान लेते हैं कि ये हमारे पास सरफेस है, सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है। और इस पे जो है एक मास m रखा हुआ, हम अलग अलग थोड़ा दिखाते हैं जिससे पता चले कि हाँ मास m का ये सरफेस, ठीक है, ये रखा हुआ है। और इस पर जो है फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस पर एक अप्लाइड फोर्स लग रहा है, इधर से एक ये एफ अप्लाइड फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है। अब हमको फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इस पर जो है इधर लगेगा और ज़मीन पे आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं फ्रिक्शन, क्योंकि हम इसमें दोनों देखने वाले हैं, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही लगेगा, एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। जितना मास पे लगेगा, ज़मीन लगाएगा, उतना ही मास ज़मीन पे लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या होगा कि जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे धीरे धीरे जीरो से, तो जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी बढ़ेगा, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता रहेगा, ताकि मास चलने ना पाए, उसको रोक के रखना है। लेकिन जब एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, और उससे ज़्यादा हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, तो मास जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट वो मूवमेंट करने लगेगा और आगे चलने लगेगा। तो फिर कुछ वैल्यू फ्रिक्शन की घट जाएगी, उस समय जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था उससे कुछ कम लगने लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखे होंगे कि जब उसको धक्का मारते हैं तो पहले चलने में दिक्कत होता है, लेकिन जब चलने लगता है तो महसूस होता है कम धक्का मारना पड़ रहा है और उतने पर ही वो चलता रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन कम लगता है थोड़ा सा, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू फ्रिक्शन की लगती रहती है। तो हम इसका ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ हम बना लेते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर हमको ग्राफ दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ जाएगा वो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, और ये नीचे फिर घटेगा कुछ, और फिर ये लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम जीरो अप्लाइड फोर्स रहता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो रहता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, और यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ तक अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा और उसको जो है मूवमेंट नहीं होने देगा। और यहाँ तक ध्यान रखना है कि जब इस पॉइंट तक
अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बराबर रहेंगे। क्या एक मिनट, हमको सीधा बनाना था, यहाँ तक सीधा लाइन आएगा, ये जो है सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ तक क्या होगा, ये पॉइंट हम 1 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पॉइंट 2 दे देते हैं, इसके बाद यहाँ 3 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये O पॉइंट है या फिर 0 पॉइंट है। तो 0 से 1 के बीच में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स का होगा। अप्लाइड फोर्स पे होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि उसको मूवमेंट नहीं होने देना है, ठीक है। अगर इक्वल होगा तो जो लाइन का यहाँ से एंगल होगा ये 45 डिग्री एंगल का होगा, ठीक है, ऐसे लाइन बनेगा। और यहाँ तक नो मोशन, बॉडी का कोई मोशन नहीं होगा, नो मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोई मोशन नहीं होगा। और जो 1 पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का पॉइंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ मैक्सिमम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा और इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू एस एन के होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि किसके बराबर होगा, म्यू एस एन के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, एफ एस लग रहा है। और 1 से 2 के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन घटता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है, फ्रिक्शन डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा, मोशन स्टार्टेड, फ्रिक्शन वैल्यू कुछ कम होगी। और यहाँ पर ये लगता है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। 2 to 3 के बीच में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अच्छा, इस केस में क्या है, 1 से 2 केस में यहाँ पर जो है, जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन किसके है, एफ एस मैक्स के। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था उससे ज़्यादा लग रहा है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, जब मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर जब मोशन स्टार्ट होगा, मोशन स्टार्ट कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स उससे ज़्यादा होगा तो। लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जब मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो उस समय अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसका स्पीड चेंज होगा। और अगर उसको एक ही स्पीड से मोशन कराना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर भी फोर्स लगाते रहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाते रहेंगे, उसके बराबर भी, तो वो चलता रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखने वाली है, हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ हम दिखा देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन दिखा देते हैं, ये हो गया म्यू के एन हो गया, इसको एफ के बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ देखने वाला है कि, एक मिनट, म्यू के एन इज लेस देन म्यू एस एन, एन अगर काट दें तो म्यू के इज लेस देन म्यू एस, एक चीज़ बोल सकते हैं। तो ये है फ्रिक्शन की थ्योरी, और इसके बाद में हम इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे, वो भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।